पोटासियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, मतलब ऐसा डायूरेटिक्स जो कि पोटासियम को बचाएगा बॉडी में, मतलब बचा के रखेगा। ठीक है, तो इसका जो है साइट ऑफ एक्शन वो है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के में मेनली दो टाइप ऑफ सेल होते हैं, इंटरकैलेटेड सेल एंड प्रिंसिपल सेल। तो प्रिंसिपल सेल का इधर मैंने डायग्राम बना दिया और एक छोटा सा मैं इंटरकैलेटेड सेल्स का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की इन रेस्पॉन्स ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं अंदर, सेल के अंदर एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। अब यहाँ पर एल्डोस्टेरोन इनकेस बाइंड करता है तो वो क्या करेगा, अब किसी बुक में लिखा है 3 चैनल और किसी बुक में लिखा है 2 चैनल, तो हम 2 चैनल की बात कर लेते हैं। 2 चैनल को ये ओपन करेगा, एक तो ये सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर देगा, दूसरा यहाँ पर होते हैं सोडियम पोटासियम एटीपेज, इसको एक्टिवेट कर देगा। अब जब सोडियम चैनल एक्टिवेट होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, और सोडियम पोटासियम एटीपेज जब एक्टिवेट होगा तो सोडियम जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा और पोटासियम जो है सेल के अंदर आ जाएगा। ये जो है इन दोनों को एक्टिवेट कर रहा था, इसको और इसको। ठीक हो गया, और यहाँ पर एक और चैनल होता है जिसको हम कहते हैं पोटासियम चैनल। ठीक है, तो पोटासियम यहाँ से जो है बाहर पोटासियम जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये नॉर्मली इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर है। ठीक है, तो या फिर इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें आ जाते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लेरिनोन। एंड एप्लेरिनोन जैसे ड्रग्स। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पर जाकर खुद बाइंड कर जाएगा और उसको काम नहीं करने देगा, जिसकी वजह से ये सोडियम चैनल एंड पोटासियम चैनल सोडियम चैनल एंड सोडियम पोटासियम एटीपेज एक्टिवेट नहीं होगा। सोडियम, ठीक है, सोडियम चैनल और सोडियम पोटासियम एटीपेज एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। और जो है अब जब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये भी तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि सेल में क्या हो गया, सोडियम की डेफिशिएंसी हो गया, तो सोडियम पोटासियम एटीपेज नहीं काम करेगा, तो पोटासियम जो है इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल में नहीं आएगा। अब जब सेल में नहीं आएगा तो बाहर ल्यूमेन में नहीं आएगा, इसलिए जो है पोटासियम स्पेयर हो जाता है, मतलब पोटासियम बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है। अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी मैंने कहा कि वो है सिर्फ इस सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाला, उसको हम कहते हैं ENAC ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें आ जाता है एमिलोराइड, एंड ट्राएम्टेरिन जैसे ड्रग्स, रिन जैसे ड्रग्स आ जाते हैं। अब ये बेसिकली क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब जब सोडियम चैनल ब्लॉक होगा, सेल के अंदर सोडियम नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि सोडियम नहीं जाएगा तो सोडियम पोटासियम एटीपेज अगेन एक्टिवेट नहीं होगा, तो पोटासियम सेल के अंदर नहीं आएगा। जब पोटासियम अंदर नहीं आएगा तो पोटासियम ल्यूमेन में नहीं आएगा, तो इसलिए जो है ये भी क्या करता है, पोटासियम को स्पेयर कराता है एलिमिनेट होने से। तो ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस पर। इसके क्लिनिकल यूज ये है कि इसको हम दे सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया होता है। पोटासियम स्पेरिंग या कोई भी डायरेटिक्स क्या कराता है, ब्लड वॉल्यूम कम करा देता है, तो हाइपरटेंशन से रिलीफ हो जाता है उसको। इसके बाद हो गया सेकंड, वो है इडेमा को ट्रीट करने के लिए। इसको हम दे सकते हैं हार्ट फेलियर को ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन जो है ये डायरेक्ट वेन पे काम करता है और वेनोडाइलेशन कराता है। अब वेनोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड एक्युमुलेट हो जाएगा वेन में, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट में जो वेनस रिटर्न वो कम हो जाएगा। अब जब हार्ट फेलियर में ऑलरेडी हार्ट वीक था, तो अब हार्ट के पास तो कम ब्लड आया, मतलब कम जो है पंप करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है इसको हार्ट फेलियर में भी हम दे सकते हैं। इसके बाद हम दे सकते हैं हाइपोकैलेमिक पेशेंट में।
जो ऑलरेडी हाइपोकैलेमिक है लेकिन अगेन उसमें एडेमा हुआ या हाइपरटेंशन हुआ है तो हम उसमें जो है पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ही देंगे, ठीक है। और इसके एक और यूज है, वो है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। एक्चुअली होता यह है कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में बहुत सारे ड्रग्स देकर भी उसका हाइपरटेंशन ट्रीट नहीं हुआ होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, उसको पोटासियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देते हैं, जो कि एक तो वेनोडायलेशन करा के जो है वेनस रिटर्न कम करा के, कार्डियक आउटपुट कम करा के, एंड फाइनली जो है हाइपरटेंशन से रिलीफ दिलाता है। और दूसरा इसका जो है एक और यूज है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट को आप दे सकते हो, क्योंकि देखें ना पॉलीसिस्टिक ओवरी मेनली होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एंड्रोजन हाइपर एक्टिवेशन की वजह से, मतलब इसका जो काम बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से। तो एस्पायरल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एंड्रोजन के रिसेप्टर पे जाकर खुद बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंड्रोजन जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा और जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट में जो है साइन एंड सिम्टम्स नहीं नजर आएगा, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का। अब आ जाते हैं इसके टॉक्सिटीज पर। तो इसके टॉक्सिटीज ऐसे हैं कि सबसे पहले ये देखें ना, एंड्रोजन को काम नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेल में गायनेकोमास्टिया होगा, मास्टिया होगा। एक और चीज यहां से होगा, वो होगा हाइपरकलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, सॉरी। और फिफ्थ टाइप ऑफ डायरेटिक्स है एडीएच का एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट में आ जाता है डेस्मोप्रेसिन, और एंटागोनिस्ट में आ जाता है, एंटागोनिस्ट में बहुत सारे ड्रग आ जाते हैं, जिसमें हम कुछ लिखने जा रहे हैं यहां पर। एंटागोनिस्ट ये देखें, कोनीवैप्टेन, टोलवैप्टेन, ऐसे ही क्या हो गया कोनीवैप्टेन। इसके बाद लिथियम भी आ जाता है, और एक और ड्रग जो कि बहुत ही खतरनाक है, डेमेक्लोसाइक्लिन। फैमिली के सारे ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखें एडीएच हमें जानना जरूरी है कि एडीएच का जो है वर्क कहां पर है, ठीक है। तो ये जो है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाके काम करता है, ठीक हो गया। कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ओके, मैं बनाने जा रहा हूं कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एक सेल में यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर इसके बेजोलेटरल सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, जिसको हम कहते हैं V2 रिसेप्टर फॉर एडीएच होता है, ठीक है। अब यहां पर एडीएच आके बाइंड करेगा। अब जब एडीएच बाइंड करता है, ये क्या करेगा, ये जीएस स्टिमुलेटरी होता है, जी स्टिमुलेटरी होता है, ये CAMP के लेवल को बढ़ा देगा। और CAMP क्या करता है, यहां पर होता है एक्वापोरिन, जो कि वेजिकल बन के अंदर स्टोर हुआ होता है, सेल के अंदर होता है एक्वापोरिन वेजिकल के फॉर्म में। अब अगर यहां पर एडीएच बाइंड होता है, CAMP के लेवल बढ़ता है, तो ये क्या करता है, ये जो एक्वापोरिन 2 है, इसको आके बाइंड करा देगा ल्यूमिनल सरफेस पे, या इसको आके इंजर्ट करा देगा ल्यूमिनल सरफेस पे। तो ये फॉर एग्जांपल यहां पर आके इंजर्ट हो गया, ठीक है। और एक्वापोरिन 2 का नाम से ही क्लियर है क्या, ये क्या कराएगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। तो देखें एडीएच बेसिकली इस तरीके से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये जो यहां पर मूव कर रहा था, इसको प्रमोट कर रहा था CAMP, ठीक है। ये है एक्वापोरिन 2। अब जब ये वाटर यहां पर आके मूव कर गया, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर जो रीअब्जॉर्ब हो गया वो सेल के अंदर तो नहीं रहेगा, तो वो क्या चाहेगा कि इसको मैं बाहर निकालूं, तो वो निकालेगा एक्वापोरिन 3 और 4 के जरिए, ठीक है। तो ये है बेसिकली एडीएच का रोल, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर एगोनिस्ट देंगे तो क्या होगा, ये काम प्रमोट हो जाएगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। अगर हम एंटागोनिस्ट देते तो क्या होगा, इसको इनहिबिट कर देगा, वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं अब दोनों के क्लिनिकल यूजेस पे। कल यूजेस कैसा है, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल यूजेस में जो पहला है, ये देखिए ना, एगोनिस्ट क्यों चाहिए, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए।
तो ये जब किसी को अगर पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस हो, डायबिटीज इंसिपिडस हो, उन पेशेंट में हम क्या देंगे, एगोनिस्ट देंगे, ताकि जो एडीएच नहीं बन रहा था पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस में, तो ये एटलीस्ट डेस्मोप्रेसिन आके यहाँ पे बाइंड करेगा और सेम काम करेगा और वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। अगर हम बात करें एंटागोनिस्ट की जो यूजेज हैं, तो इसको हम यूज कर सकते हैं SIADH में, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। बहुत ज्यादा मतलब ADH हो गया तो हम एंटागोनिस्ट दे देंगे ताकि ADH को ये बाइंड ही ना करने दे, तो एंटागोनिस्ट आगे काम भी नहीं करेगा और जिसकी वजह से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। इसको हम दे सकते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दोनों की टॉक्सिसिटीज के ओर। तो इसके टॉक्सिसिटीज देखें, इसके टॉक्सिसिटीज है कि ये क्या कराएगा, अब वाटर को ये ज्यादा रीअब्सॉर्ब कराएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। और क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया एक तो हो जाएगा और बॉडी फ्लूइड भी तो ज्यादा हो गया, तो हाइपरटेंशन भी हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम इसकी टॉक्सिसिटीज की बात करें, ओके मैं यहां पर ओके नीचे में लिखने जा रहा हूं इसकी टॉक्सिसिटीज। टॉक्सिसिटीज ये देखें ना, ये जो डेमेक्लोसाइक्लिन है, डेमेक्लोसाइक्लिन के फैमिली का एक ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, जो कि बोन एंड टीथ डिफॉर्मेशन कराता है इन बच्चों में, डिफॉर्मेशन, डीमाइलिनेशन कराता है। एंड ये जो लिथियम है वो कराता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब ऐसा डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें यहां पर रिसेप्टर पे मसला हो, तो रिसेप्टर पे तो ये खुद जाके बाइंड हो गया होता है, तो क्या होगा कि एडीएच चाहे जितना भी हो जाए वो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। अब 6th कैटेगरी ऑफ ड्रग है, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, जो कि तकरीबन पूरे के पूरे जो है रीनल ट्यूब्यूल में काम करता है, ठीक है। 6th कैटेगरी हो गया ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल है, देखें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपको पता होगा शायद, मैनिटोल, ग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड एंड यूरिया, जो कि कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है। नॉर्मली हम जो है डायरेटिक से फॉर्म में इन सबको दे रहे होते हैं। अब इन सब का क्लिनिकल यूज ये है, अब देखें पहले मैं इसका इफेक्ट्स बता देता हूँ। ये सारे इन सारों के पास जो है वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैनिटोल है, तो ये क्या करेगा, अपने साथ बहुत सारे वाटर को बाइंड करके रखेगा। तो क्या होगा कि वाटर तो बाइंड हो गया इसके साथ, तो जैसे जैसे न मैनिटोल अब न खुद रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होता है, न वाटर को रीअब्सॉर्ब होने देता है, तो इस तरीके से अपने साथ ही वाटर को भी यूरिन में लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से डाययूरेसिस कराता है। तो इसका जो क्लिनिकल यूजेज है अगेन, इसको हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, टेंशन हार्ट फेलियर में दे सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं ग्लाउकोमा को ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं, टू मेंटेन हाई यूरिन फ्लो। अक्सर क्या होता है जब रीनल फेलियर हो जाए या सीवियर हेमोलाइसिस हो जाए या फिर रैप्टोमाइलोसिस हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिनरी ब्लड फ्लो ही कम हो गया होता है। यूरिनरी ब्लड फ्लो की कम होने की वजह से ये जो है फिल्ट्रेशन कम होता है, फिल्ट्रेशन कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अब जब रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो यूरिन बहुत कम निकलेगा। अब जब यूरिन कम निकलेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए हम देते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, ताकि वो क्या करे, वाटर को रीअब्जॉर्ब ना होने दे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया टू मेंटेन हाई यूरिन फ्लो। अब इनके खास कोई टॉक्सिटीज नहीं है, ठीक है। सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट जो है आखिरी टाइप ऑफ डाययूरेटिक्स, उसको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक हो गया। इसके एग्जाम्पल हैं कैनाग्लिफ्लोजिन,
dapagliflozin, फ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, फ्लोजिन, ऐसे ये सारे ड्रग्स जो हैं इसके एग्जांपल हैं। ये क्या कराता है बेसिकली, SGLT2 जो ये था SGLT2, इसको इनहिबिट करा के सोडियम एंड ग्लूकोज की रिएब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो क्या होगा, अब ग्लूकोज यूरिन में आ जाएगा, मतलब ट्यूब्यूल में आके यूरिन में ज्यादा आने लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर एज अ मतलब हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं एज अ ड्रग इन डायबिटीज मेलाइटस में। जब डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनको हम जो है ये प्रिस्क्राइब करते हैं SGLT2 इनहिबिटर, जो कि क्या कराता है, ग्लूकोज को यूरिन में लॉस कराएगा। लेकिन मसला ये है कि ग्लूकोज अब यूरिनरी ट्यूब्यूल में आ जाता है, या यूरिथ्रा में आ जाता है, या यूरेटर में आ जाता है, वहां पर UTI होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखें ना, ग्लूकोज है एक कल्चर मीडियम जैसा काम करता है, और कल्चर मीडियम क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ा देगा, तो ये UTI भी कराता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था ऑल अबाउट डायरेटिक्स। थैंक यू।